बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे ये तेरा फैसल। ये डायलॉग है हिंदी फ़िल्म का एक मशहूर डायलॉग है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मूवी एक फ़िल्म आई थी। अनुराग कश्यप ने इसको निर्देशित किया था, डायरेक्ट किया था और इसे फरमाया गया है हिंदी फ़िल्मों के मशहूर अदाकार नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी पर। तो मैंने ये डायलॉग क्यों पढ़ा, क्यों बोला? इसकी वजह ये है कि आज का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, हम एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ करना चाहते हैं जिनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनके पढ़ाई के दौरान कुछ टिप्स दिया था, गाइड किया था कि वो पढ़ाई के लिए अगर वो थिएटर में करियर परसू करना चाहते हैं तो एमए इन थिएटर ज़रूर कर लें। हमारे ख़ास एक्सपर्ट, ख़ास गेस्ट का नाम है डॉक्टर शाकिर तस्नीम। डॉक्टर शाकिर तस्नीम का ताल्लुक़ बिहार के पटना शहर से है, साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की है। उन्होंने श्री राम सेंटर से भी पढ़ाई की है जहाँ पे उन्होंने थिएटर जाना है, साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया से भी उन्होंने पढ़ाई की है। आगे उन्होंने मुंबई में पढ़ाई की, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमफिल किया है। फिलहाल वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो थिएटर पढ़ाते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ाते हैं, साथ ही साथ उन्होंने विदेश के भी दौरे किए हैं। द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं फिल्म, टेलीविज़न यानी छोटे पर्दे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी को अगर अपना करियर बनाना है तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये वैल्यूबल टिप्स उन्होंने इंटरव्यू में आगे शेयर किया है, तो आगे मैं आपके साथ इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर शाकिर तस्नीम से हुई खास बातचीत इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। कोई आर्टिस्ट जो बड़ा आर्टिस्ट होता है या कोई अपनी जगह पे काम करता है तो वो आपको सजेशन भी कितने सही दे देता है ज़िंदगी में। उनसे बस दो चार जुमले उन्होंने मुझसे कहे थे, तो थैंक यू सो मच। मतलब नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब का भी कि उन्होंने मुझे उस पल में गाइड किया था, और अगर उन तक बात पहुँचेगी तो मेरे लिए खुशी की बात है। जनाब शाकिर तस्नीम साहब, आपका मेरे शो द मुदस्सिर टॉक शो में वेलकम है, स्वागत है। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाल कर, कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और आप बात करने के लिए हमारे साथ अवेलेबल है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, अपना तारुफ हमारे दर्शकों से करवाएं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया। मेरे तारुफ में जैसा कि नाम आपने बता ही दिया है मेरा नाम शाकिर तस्नीम है और मैं फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और थिएटर पढ़ाता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, जो रांची में है। अ, इससे पहले मतलब मैं रिसर्च कर रहा था जेएनयू में, और उसके बाद मैं यहाँ मुलाजमत में आ गया। मैंने आपसे जो इंटरव्यू के लिए आपको रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि आपकी जो फील्ड है, यूँ कहें कि हिंदुस्तान का जो भी युवा होता है, जो थोड़ा-सा गुड लुकिंग होता है, नहें भी होता है और कहीं न कहीं बचपन से अदाकारी उसको आती है। स्कूल लेवल पे परफ़ॉर्म करता है या कॉलेज लेवल पे परफ़ॉर्म करता है या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे परफ़ॉर्म करता है। इस कई लोगों की ख़्वाहिश होती है कि इस फ़ील्ड में ही आगे बढ़ा जाए, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा है कि प्रॉपर जानकारी नहीं होने की वजह से, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप आगे नहीं जा सकते। और जो थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जो कि हमने भी सुना था काफ़ी कि जो कई एक्टर्स हमने देखा है, जैसे जाना है कि जो लोग थिएटर बैकग्राउंड से हैं वो काफ़ी अच्छे एक्टर्स होते हैं। नाम तो कितने हैं, चाहे नसीरुद्दीन निसार रहे हों, ओमपुरी रहे हों या फिर इरफान खान रहे हों। तो मेरा फ़ोकस ये होगा कि आप अपने एजुकेशनल जर्नी में थोड़ा-सा इलैबोरेट करें कि कैसे आपको ध्यान आया कि आपको इस फ़ील्ड में जाना चाहिए? देखिए, मेरा थिएटर में आने का एकदम बचपन से कोई इरादा रहा है, ऐसा नहीं था। मैं काफ़ी लेट करियर शुरू किया, अपने ग्रेजुएशन डेज़ में मैंने थिएटर करना शुरू किया, और हुआ इस तरह से। शुरुआत मेरी थिएटर की ऐसे हुई कि मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में एक ड्रामा होने वाला था मंडी हाउस में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है, सब लोग जानते हैं उसे थिएटर की दुनिया में, और फिल्मों की दुनिया में भी काफ़ी उसका नाम है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक रेपर्टरी कंपनी है जो अभी भी चलती है। उसमें वो आर्टिस्ट होते हैं जिनको वहाँ मुलाजमत मिलती है। वो दुनिया के किसी भी कोने से हो सकते हैं, ख़ासकर इंडिया के किसी कोने से होते हैं, और उसमें वो टेस्ट देते हैं अपना, और उसके बाद उनको मुलाजमत मिलती है, बाकायदा वहाँ से पैसे मिलते हैं उनको, रेपर्टरी आर्टिस्ट को। तो उसी रेपर्टरी का एक नाटक हो रहा था, राजा की रसोई। तो वो मेरा पहला नाटक था जो मैंने देखा था, और वो उसके डायरेक्टर थे मोहन महर्षि जी, जो पहले नेशनल स्कूल ड्रामा के डायरेक्टर भी रह चुके थे।
तो वो इत्तेफ़ाक से मैं देखने चला गया। देखने के बाद मुझे लगा कि अरे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे ड्रामा देख के पहला एहसास हुआ। उससे पहले यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा-मोड़ा करता था, स्कूल लेवल पे करता था, लेकिन वो एक प्रोफ़ेशनल को देखना एक अलग बात होती है। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा कि कुछ थिएटर में किया जाए, कुछ करना चाहिए। वहाँ पे अपील किया मुझे। तब मैं फिर श्री राम सेंटर वहाँ है मंडी हाउस में ही, वहाँ पे 2 साल का कोर्स होता था, एक्टिंग कोर्स। उसके लिए फॉर्म निकला हुआ था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया कि चलो कुछ तो एक्सपीरियंस था पहले से और देखते हैं क्या होता है। सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल होता था वहाँ, लेकिन ठीक है, बस आज़माता है किस्मत को। तो गया वहाँ से, दिया मैंने श्री राम सेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और उसके बाद मैं वहाँ चला गया। तो इस तरह से मेरा मतलब थिएटर की तरफ रुझान या जिसको कहिए आना हुआ। और फिर वहाँ बहुत सारे ड्रामे खेले गए श्याम सेंटर में, जिसका मैं पार्ट रहा। ज़्यादातर एज एन एक्टर ही काम किया और फिर बम्बई जाकर फिर मैंने वहाँ से मास्टर डिग्री किया थिएटर में। बाज़ाब्ता फिर समझ में आने लगा कि अब थिएटर को करियर बनाया जाए। वहाँ फिर स्ट्रगल करने के लिए भी गया था मैं फिल्मों में, कुछ दिन स्ट्रगल किया, फिर एमए के लिए निकला हुआ था फॉर्म वहाँ थिएटर में। तो मैं सोचा ठीक है, इसको भी अप्लाई करते हैं, अगर होता है तो आगे इसमें करियर करते हैं। तो वहाँ से फिर मैं बम्बई यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गया मास्टर्स के लिए। एक वाकया मैंने सुना है आपके बारे में कि काफ़ी इंडिया के अभी जो आर्ट फॉर्म में जो काफ़ी पॉपुलर एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शायद उनसे भी आपने कुछ डिस्कशन किया था इसके रिगार्डिंग, उन्होंने कुछ सलाह दिया था आपको, इसमें क्या ये क्या वाकया है? वो वाकया कुछ यूँ था कि मैं वहाँ एमए के लिए जब अप्लाई कर रहा था, तो मैंने अप्लाई कर दिया और सिलेक्शन भी हो गया। और वहाँ वामन केंद्रे जी डायरेक्ट कर रहे थे, उस हेड कर रहे थे उस इंस्टीट्यूट को, मुंबई यूनिवर्सिटी के वो ड्रामा डिपार्टमेंट को। तो सिलेक्शन हो गया। तो मेरे एक सीनियर थे श्री राम सेंटर के, काफ़ी सीनियर रेपर्टरी में थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। एक रात मैं पूछ रहा था कि भैया मैं क्या करूँ, वहाँ से तो मैंने कोर्स कर लिया है, यहाँ स्ट्रगल करने आया था, फिर दोबारा पढ़ाई करना कितना ठीक रहेगा मेरे लिए। तो बोले अच्छा लो इनसे बात करो। तो कोई बोले कि ये कोई है, इनसे बात करो। तो मैंने उनसे बात की। तो बात करने के बाद उन्होंने सिर्फ मुझे ये सजेस्ट किया कि देखो तुम अभी आए हो लेकिन कर लो मास्टर डिग्री, हो सकता है तुम्हें फ्यूचर में काम ही देगा ये। तो उसके बाद वो बोल दिए, इतनी बात बोले, मुझे भी लगा ठीक है। और उसके बाद फिर वो जो हमारे श्री राम सेंटर के रेपेट्री के सीनियर आर्टिस्ट थे, भैया थे, उनको उन्होंने दे दिया फ़ोन। तो मैंने पूछा कौन थे वो? तो बोले नवाज़ भाई थे। मैं अब नवाज़ भाई मैं उस वक़्त जानता भी नहीं था और शायद बहुत कोई भी नहीं जानता था उनको। तो बोले ये एनएसडी में थे और हमारे दोस्त हैं। बात हो गई, आई गई। तो फिर बाद में धीरे-धीरे पता चला नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी उनका नाम है। फिर जाके जब वो एस्टैब्लिश हो गए, तो मैं उनसे मिला नहीं हूँ कभी, मेरी इत्तेफ़ाक नहीं है मिलने की। लेकिन एक उससे एक चीज़ समझ में आई कि कोई आर्टिस्ट जो बड़ा आर्टिस्ट होता है या कोई अपनी जगह पे काम करता है, तो वो आपको सजेशन भी कितने सही दे देता है ज़िंदगी में। उनसे बस 2-4 जुमले उन्होंने मुझसे कहे थे, तो थैंक यू सो मच। मतलब नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब का भी उन्होंने मुझे उस पल में गाइड किया था। और अगर उन तक बात पहुँचेगी तो मेरे लिए खुशी की बात है। आपने कहा कि गाइडेंस जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने आपको गाइड किया, मैं वहीं से अगला सवाल पूछूँगा। गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है और इस इंटरव्यू को कराने का मकसद भी वही है कि वो यूथ्स जो थिएटर या परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ कर रहे हैं, कहीं छोटे ग्रुप में काम कर रहे हैं या कहीं एक्टिंग करते हैं, तो कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और एक चीज़ जो छूट गई कि आपका ताल्लुक कहाँ से, अपने इंट्रोडक्शन में वो बात नहीं बताई, और शुरुआती दिनों में आपने पढ़ाई कहाँ से की? ताकि अगर छोटी जगह से जो लोग हैं वो भी इस तरफ इंस्पायर हुए, कैसे वो आगे बढ़ सकें? मेरी पढ़ाई 12th तक पटना में हुई। वहाँ से मैं पढ़ने के बाद फिर दिल्ली आ गया, जैसा कि मैंने थिएटर के करियर की शुरुआत वहीं से की। और स्कूल लेवल पे मैं करता था, तो पटना में मेरी बेसिक जो एजुकेशन मेरा हुआ टिल 10+2 मैं वहीं पढ़ा। साइंस का स्टूडेंट था। तब तक कोई ख्वाहिश नहीं थी थिएटर वेटर में आने की, ना एक्टिंग की तरफ ऐसा कुछ झुकाव था, ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आया था। तो ग्रेजुएशन के डेज़ में मैं वहाँ एक्सपोज़र हुआ, तो एक लगा कि हाँ ठीक है,
किया जाना चाहिए। और मैंने बता ही दिया कि मैंने कैसे उधर आना हो। रह गई बात जो छोटे कस्बों से या छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो थिएटर की तरफ कैसे आए? तो सबसे पहले तो हम आए थे तो आपको सच बताएँ कि पढ़ना नहीं चाहते थे हम, है ना? पढ़ाई तो ठीक है कर रहे थे, लेकिन पढ़ने में दिल नहीं लगता था, एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग यही है। तो नहीं दिल लगता तो सोचा कि कोई ऐसा काम किया जिसमें पढ़ना लिखना नहीं पड़े। तो लगा कि ठीक है, एक्टिंग वैक्टिंग तो ठीक है, इसमें तो पढ़ना लिखना होता नहीं है। तो बस चले आए इसमें। लेकिन धीरे-धीरे इसके सीरियसनेस को समझे और एज़ अ डिसिप्लिन जब समझने लगे, तो लगा कि नहीं, इसमें तो पढ़ाई बल्कि ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। और चूँकि कोई बहुत आपके पास रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है लेकिन लिमिटेड है, और चीज़ों में आपके पास ज़्यादा है। कोई कंपनीज़ खुली हुई है, लेकिन थिएटर को हायर करने के लिए थिएटर आर्टिस्ट को कंपनीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ जगहों पे है। तो लिमिटेड होने के बावजूद वहाँ मतलब आप जब जाते हैं और काम करते हैं, तो उस सीरियसनेस को धीरे-धीरे मुझे समझ में आई बात। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग छोटी जगहों से हैं या बड़ी जगहों से हैं, बात छोटे और बड़ी जगहों की नहीं होती, बात है कि आपका सीरियसनेस और इंक्लिनेशन अगर लेटर स्टेज में भी आते हैं थिएटर में, तो आप उसके सीरियसनेस को समझें, एज़ अ डिसिप्लिन समझें। एज़ अ डिसिप्लिन आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, आप लिटरेचर पढ़ते हैं, आप मेडिकल पढ़ते हैं, उसी तरह थिएटर एक डिसिप्लिन है। उसको डिसिप्लिन की तरह अगर जब तक नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आप उसमें बहुत दूर तक जा पाएँगे, ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और रह गई बात फ़िल्मों की, तो फ़िल्मों की थोड़ी-सी बात थिएटर से इसलिए अलग हो जाती है कि थिएटर के आर्टिस्ट जाते ज़रूर हैं फ़िल्मों में काम ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका पूरा रुझान जो है पहले थिएटर को समझने में और थिएटर के नुआंसेस को समझने में होता है। उसके बाद वो अपना मीडियम चेंज कर लेते हैं और जा सकते हैं, जाते भी हैं। लेकिन एज़ अ डिसिप्लिन तो पढ़ते ही हैं उसको जाए। और जो लोग इसमें आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरा तो यही है कि आप ज़रूर आएँ, और लेकिन ये समझ के ना आएँ जैसे मैं आया था कि पढ़ना नहीं है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और उस चाहे आप एक्टर बनना चाहें तो एक्टिंग की भी बहुत सारी किताबें हैं। दुनिया में बहुत सारे थिएटर प्रैक्टिशनर हैं, बहुत सारे गुज़र चुके, कुछ अभी हैं, कंटेम्परेरीज़ हैं, जो थिएटर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में, विदेश में। तो उनके थियरीज़ को समझना ही पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ये कौन-सी चीज़ की तलाश कर रहे हैं, जिसको रंग भाषा हम कहते हैं या थिएटर लैंग्वेज कहते हैं। तो आप जब तक उसके फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, उसके थियरी को नहीं समझेंगे, बहुत दूर तक आप जा पाएँगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, आपने इस फ़ील्ड के नुआंसेस को समझाया कि अगर कोई इस फ़ील्ड में एजुकेशन लेके पढ़ना चाहता है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। थोड़ा-सा आप इलैबोरेट करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में आपके डिपार्टमेंट में किस तरह का करिकुलम फ़ॉलो करते हैं? क्या इस तरह के कोर्सेज़ करके भी कोई थिएटर में कोई जर्नी परफ़ॉर्म कर सकता है, थिएटर फ़ील्ड में जा सकता है, एक्टिंग में जा सकता है, या सिर्फ़ ये एकेडमिक पर्पज़ के लिए? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जहाँ मैं अभी पढ़ाता हूँ, पिछले साढ़े 8 बरस से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। 2013 में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद से मैं बीच में ग्रेजुएशन का कोर्स होता था थिएटर में, और अभी वो बंद हो गया है, और सिर्फ मास्टर्स डिग्री चल रहा है थिएटर में। सबसे पहले इसके जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, या आप इसमें स्कोप की जो बात करते हैं थिएटर को लेकर, तो एक तो है कि आप सीधे-सीधे थिएटर को अगर एज़ अ डिसिप्लिन पढ़ेंगे, एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ेंगे, तो इसमें आप आगे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रोफ़ेसर हो गया हूँ, तो आप वो कर सकते हैं। एक बात है कि एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको एकेडमिक्स में मान लिया नहीं जाना है, तो फिर क्या करेंगे? अभी देखिए, बिहार, चूँकि ताल्लुक़ मेरा बिहार से है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई और दूसरा स्टेट है जिसने एक वैकेंसी निकाली थी, 38 वैकेंसीज़ थी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर की। तो चूँकि बिहार में 38 ज़िले हैं, तो 38 ज़िलों में वो आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के लिए बहाली का निकला था 1 साल पहले। तो उसमें जो खोज रहे थे, वो के रिक्वायरमेंट्स थे, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन थी, वो था मास्टर डिग्री
इन थिएटर भी उसमें था, एक उसमें म्यूजिक भी था, आर्ट हिस्ट्री में भी था और थिएटर के भी ये चीज़ें थी। तो अगर एकेडमिक में नहीं जाने तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसका एक स्कोप तो खुलता हुआ नज़र आया है, पिछले 2 बरस पहले भी देखा गया है। तीसरी बात ये है कि आप चाहें तो फ़िल्मों में जा सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग थिएटर के लोग गए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एकेडमिक्स में नहीं जाऊँगा, तो आप फ़िल्मों में जा सकते हैं। आप टेलीविज़न सीरियल्स बहुत सारे हो रहे हैं, आप टेलीविज़न सीरियल्स कर सकते हैं। अभी तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारे एवेन्यूज़ ऐसे खुल गए हैं ओटीटीज़ पे कि आप उसमें एक्टिंग हो या डायरेक्शन हो या फिर आपका राइटिंग हो। चूँकि हाँ, थोड़ा सिलेबस से मैं थोड़ा बता दूँ आपको कि हमारा थिएटर का जो सिलेबस है, इसको करिकुलम को हम लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें सिनेमा को भी हम लोग पढ़ाते हैं। कुछ सेमेस्टर में कुछ पेपर फ़िल्म अप्रिसिएशन का जैसे है, एक्टिंग फॉर सिनेमा है, उसके बाद प्ले राइटिंग की चीज़ें हैं, लाइट्स पे हैं, कॉस्ट्यूम्स पे हैं, सेट्स पे हैं, एक्टिंग पे तो है ही है, डायरेक्शन पे है और उसके लिटरेचर को लेकर है। तो ये हमारा एक मतलब मोटा-मोटी फ्रेमवर्क करिकुलम का ये है। तो अगर इस चीज़ को आप पढ़ते हैं और कोई स्टूडेंट आता है, उसको लगता है कि नहीं मैं प्ले राइटिंग में अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, ये स्क्रीन प्ले में लिख सकता हूँ। तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं। मतलब हम लोग 1-2 साल के करिकुलम में ये कोशिश करते हैं कि अपनी चीज़ों को स्टूडेंट एक्सप्लोर करें और एवेन्यूज़ तो खुला हुआ है, जिसको जिस तरफ जाना है, अगर डायरेक्शन में किसी को जाना है तो वो भी जा सकता है। एकेडमिक में जो है नेट की बात जो होती है हम लोग अक्सर करते हैं, तो नेट और जेआरएफ है, सबसे अच्छा है कि आप नेट क्वालिफाई कर लें और अगर उसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो जेआरएफ आपको मिलता है, तो उससे भी पैसे आपको मिल जाते हैं, तो आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं और रिसर्च वर्क करने के बाद कई लोग बाहर भी जाते हैं, विदेशों में थिएटर के डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से देखते हैं लोग, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बम्बई है ही है। उसके बाद मान लिया यहाँ एमए के बाद लगता है कि नहीं मुझे फ़िल्म में जाना चाहिए, तो कई लोग एमए के साथ-साथ एमए करने के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में भी पुणे फ़िल्म इंस्टीट्यूट में भी ट्राई करते हैं और फ्रीलांसिंग किया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। मतलब अब तो ज़माना बहुत बदल गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी है और एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, अभी भी लिमिटेड है लेकिन मैं ये कहूँगा, लेकिन एकदम नामुमकिन सा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल, काफ़ी ओपन फील्ड है, अपॉर्च्युनिटीज़ जैसा कि आपने बताया कि हैं, थोड़े-से कम हैं और एक जो चीज़ आपने बताई क्योंकि इस इंटरव्यू को ज़्यादातर जो लोग देखेंगे कि ये बिहार, झारखंड में या दिल्ली, तो उस तरफ एक होता है कि गवर्नमेंट जॉब का भी काफ़ी करेज होता है। तो लोग आमतौर पर दूसरे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, पीजी करते हैं, सोचते हैं कि इस तरह के सब्जेक्ट से तो हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ क्योंकि मेरे पास जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन की डिग्री है, मैंने एमए लिया, तो उस वक़्त मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ और जो अपॉर्च्युनिटी हाँ। आई थी जिस यूनिवर्सिटी को मैं अभी रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो वो डिग्री काम आई और एक्सपीरियंस तो था ही मेरे साथ। अभी 2-3 साल पहले ही बिहार के बीएड कॉलेजेस में परमानेंट वैकेंसी आई थी। जो थिएटर के जो लोग मास्टर्स हैं या पीएचडी किए हुए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। वो परमानेंट नौकरी है। अच्छा, दूसरी जगहों पे भी बीएड में अब जो है थिएटर इन एजुकेशन, जिसको टाई बोलते हैं, वो एक पेपर होता है बाज़ाब्ता बैचलर इन एजुकेशन में या एमए में पढ़ना होता है, एमएड के कोर्सेज़ में। तो उसको पढ़ाने के लिए ट्रेंड जो है थिएटर के प्रैक्टिशनर्स हैं या जो जिन्होंने इसमें तालीम हासिल की, उसी को मौका मिलता है। तो अब मौके खुल रहे हैं धीरे-धीरे और लोगों को पता चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। आपने अपनी जर्नी का भी बताया, साथ ही साथ जहाँ आप वर्क कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, किस तरह का करिकुलम है, कैसे कोई आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आपने बताया कि आप दिल्ली भी रहे, मुंबई भी रहे। अब आते हैं एक बहुत ही एक टेक्निकल सवाल है कि अगर कोई हुँ, हुँ। जैसे आपकी तरह की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ता है, अगर कोई सपोज़ दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कुछ करना चाहता है या टीआईआई पुणे से कुछ करना चाहता है, तो क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है, उसकी जो स्क्रीनिंग होती है, वो एक काफ़ी लेवल हाई होता है। अगर आप उसके रिगार्डिंग कुछ इनपुट्स दे पाएँ, ताकि जो यूथ उस तरफ अगर उनका रुझान उस तरफ है, वो कैसे परस्यू कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चूँकि थिएटर को ही रिप्रेज़ेंट करता है और थिएटर की ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है, तो उसमें कुछ प्री रिक्विज़िट हैं। जैसे आप कुछ ड्रामों में जैसे 5-6 ड्रामे होते हैं, उसमें आपने पहले काम किया हुआ है ना? उसका आपको 10 नाटक, ऐसे तो 10 नाटक लिखते हैं उसमें, लेकिन अगर कोई उससे कम भी किए हुए है
या शमूलियत उसकी है 8-10 नाटकों में, तो उसकी स्क्रीनिंग करके फिर उनको बुलाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना है, तो आपको थिएटर के बहुत सारी चीज़ों को पहले से जानना ही पड़ेगा। वो तो एकदम बगैर कुछ जाने हुए नहीं जा सकते हैं, ये तो उसमें तय होता है। यानी आपकी स्क्रीनिंग जो होगी, आपका जो प्रिलिमिनरी राउंड होगा, उसके बाद फिर उसमें वर्कशॉप्स होते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट स्टेप में हो गया सिलेक्शन, जिसको प्रीलिम्स राउंड कहते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड में जो वर्कशॉप राउंड होता है उसका जो फाइनल होता है, उसके बाद 25 या 26 लोग या 30 लोग जो चुने जाते हैं। तो आप पहले स्क्रीनिंग में, पहले स्टेप के स्क्रीनिंग में आप इसलिए ना छट जाएं क्योंकि आपका थिएटर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बगैर थिएटर का ताल्लुक रखे हुए आप उसमें नहीं जा सकते। उसमें तो ये पहली बात हो जाती है। और थिएटर की बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो सवाल करेंगे आपसे जब आप इसके लिए जाएंगे पहले राउंड में। तो आपके परफॉर्मेंस को देखेंगे, वो आपके एक्टिंग एबिलिटी को देखेंगे, सिंगिंग एबिलिटी को देखेंगे, आपके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी को देखेंगे, आपके थिएटर की जानकारी पूछेंगे, और आपने किन किन लोगों के साथ काम किया है इंडिया में। अगर आप किसी भी कोने से हैं कोई बात नहीं है, लेकिन उस कोने में आपने कैसा थिएटर किया है, किस तरह के नाटकों में आपने काम किया है, तो उससे वो पता लगाते हैं आपकी चीज़ों को कि हाँ ये कितना सीरियस रहा होगा या किन लोगों के साथ काम किया है। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम किए हुए हो और आपने थोड़ा उसमें वक्त दिया है, तो वो मानते हैं कि हाँ ठीक है, इनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और फिर जो आपको परफॉर्मेंस होगा उस दिन का, उस पर वो इवेलुएट करते हैं और आपको सेलेक्ट करते हैं। फिर सेकंड राउंड में जो वर्कशॉप राउंड होता है, उसमें से फिर कुछ लोगों को वो चुन के फाइनल उसका ये होता है। और चूंकि एनएसडी का क्रेज इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ से अच्छे अच्छे निकले हैं, और दूसरी बात है कि वो पैसे देती है, वहाँ स्टाइपेंड मिलता है। तो थिएटर को पढ़ने के लिए अगर कोई स्टाइपेंड मिले कोई सरकारी संस्था से, तो बच्चे जाना चाहेंगे, स्टूडेंट जाना चाहेंगे कि भाई चलो घर के, अब लायबिलिटी में घर का नहीं रहा, मैं अपना पैसा वहाँ से मिल रहा है, हॉस्टल मुझे मिल जाएगा, दिल्ली में मैं काम करूँगा 3 साल तक। और बाद में ऐसा भी होता है कि वो रेपर्टरी में भी उनको चांस मिल जाता है, फिर नहीं मिला तो फिर भी जो आगे प्रोसेस मैंने बताया उसमें भी वो जा सकते हैं। रह गई बात FTI की, तो FTI चूँकि फिल्म को डेडिकेटेड है पूरा वो इंस्टीट्यूट, तो फिल्म से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ एक्टिंग पे भी कोर्स होता है, डायरेक्शन में होता है, सिनेमेटोग्राफी पे होता है, स्क्रीन प्ले में होता है। तो इन चीज़ों में वो देखते हैं आपको कि सिनेमा की समझ कितनी है। जैसे एनएसडी थिएटर की समझ आपको परखता है, उसी तरह FTI आप कितने सिनेमा को समझते हैं, सिनेमा को पढ़ते कैसे हैं। बेसिकली पढ़ना होता है, सिनेमा को आप देख नहीं रहे हैं। जैसे एक आम आदमी जो देखता है वो थिएटर देख सकता है, सिनेमा देख सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट होता है, जो सीरियस होता है, एज अ डिसिप्लिन जिसको मैं कह रहा था पहले, वो ये होता है कि उसको पढ़ना होता है, आप उसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। इसीलिए आप सिनेमा की बारीकियों से वो बात करेगा, वो पूछेगा, आप डायरेक्शन, आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके भी प्रीलिम्स राउंड में यही पूछेगा आपसे। वो लिख देगा कि आप, कुछ सवालात होते हैं, एक्टर बनना है तो आपके एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्शन में है तो डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, आप अगर स्क्रीन प्ले लिखना चाहते हैं तो उस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा, आपको सीन दे देगा, है ना, बोलेगा कि इस सीन को लिखिए, मान लिया ऐसा ऐसा हुआ, इस सीन को आप एलाबोरेट करें, तो वो देख लेगा कि आपका स्क्रीन प्ले में किस तरह से आप उसका विजुअल आप क्रिएट कर पा रहे हैं। इन चीज़ों से वो पता लगाते हैं। तो बेसिकली फिल्म का मीडियम है, तो उसमें जो बच्चे जाना चाहते हैं उसमें भी ग्रेजुएशन प्री रिक्विजिट है, बिना ग्रेजुएशन के नहीं जा सकते। एनएसडी में भी बिना ग्रेजुएशन के नहीं जा सकते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप जा सकते हैं। वो चूँकि मास्टर डिग्री होता है, मास्टर डिग्री देते हैं, पीजी डिप्लोमा देती है FTI भी और NSD भी। तो इन दोनों जगहों पे फ़र्क यही है, ये थिएटर की बारीकियों से आप सवालात होंगे आपके, और उसमें फिल्म से रिलेटेड, अब फिल्म नई बन रही है, उसके बाद अच्छी फिल्में कौन है, पैरेलल सिनेमा क्या है ना। अब रीजनल फिल्मों से भी क्वेश्चन करते हैं, वो कमर्शियल फिल्मों से भी सवाल करेंगे। आपके सबसे बेहतरीन एक्टर मान लिया, वो ऐसे नहीं पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा एक्टर कौन लगा, क्यों पे वो क्वेश्चन करते हैं, आपको क्यों लगा, आप उसके वजूहात लिखिए, ये उनके सवालात होते हैं। तो आप जब पढ़ें या देखें, अगर एक्टर को देख रहे हैं तो आप एक्टर को देखिए, समझिए कि क्यों आपको ये अच्छा लगता है, आपको क्यों ये पसंद नहीं आ रहा, क्यों उसकी वजह से ज़्यादा ये पसंद क्यों आ रहा है।
फिल्मों को भी देखते वक्त वैसे ही करना पड़ता है। तो एफटीआई में जाने के लिए ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और एनएसडी में जाने के लिए थिएटर की चीज़ों को समझ होना चाहिए। ये 2 फ़र्क है। और बहुत डिटेल से आपने बता दिया कि कैसे एनएसडी में जाएँ, कैसे एफटीआई में जाएँ और ज़्यादातर जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, फ़िल्म हो या थिएटर के हों, इसी तरह का ही सवाल पूछा जाता होगा वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस और सब में मस्ट है कि ग्रेजुएट आपको होना ज़रूरी है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है। इंटरव्यू खत्म करने से पहले जो हमारा सेगमेंट होता है, जो भी गेस्ट हमारे एक्सपर्ट आते हैं, कोई ऐसा सवाल जो मैं नहीं पूछा हूँ आपसे, आपको लगता है कि ये हमें बताना चाहिए, तो आपके पास 2 से 3 मिनट है, आप रैप अप कर सकते हैं उन बातों को कह के इस इंटरव्यू को। एक अपॉर्चुनिटी को लेकर मैं कह रहा था कि जैसे मैं यहाँ थिएटर जब पढ़ाने काम कर रहा, तो मुझे एक मौका मिला डेनमार्क जाने का। वहाँ पे अभी वर्ल्ड के सबसे बड़े थिएटर डायरेक्टर हैं विजय बारबा, जिन्होंने थिएटर एंथ्रोपोलॉजी पे बहुत ज़बरदस्त काम किया है और उन्हें बहुत दिग्गज मतलब माना जाता है, अभी 21st सेंचुरी के सबसे बड़े लिविंग लेजेंड हैं। तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि मैं कहाँ से शुरू किया एकदम पढ़ाई से भागने के लिए और फिर कहाँ मैं किसके साथ जाके मिल रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, उनके वर्किंग स्टाइल को देख रहा हूँ। तो ये जब आप डिसिप्लिन को समझते हैं और कोशिश करते हैं समझने की, तो स्काई इज़ द लिमिट, फिर आप बहुत आगे भी जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एज अ डिसिप्लिन पढ़ना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, तो अगर सिनेमा भी पढ़ रहे हैं तो सिनेमा को एज अ डिसिप्लिन पढ़ें, डांस पढ़ रहे हैं, म्यूज़िक पढ़ रहे हैं, थिएटर पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, सबको एज अ डिसिप्लिन पढ़ें और उसकी अपनी खासियत होती है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आप फिर अच्छा कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दुश्वारी नहीं। ये मेरी बहुत ही कीमती बात आपने रैप अप में कहा कि डिसिप्लिन समझ के पढ़िए, हर सब्जेक्ट का, हर फील्ड का अपना इम्पोर्टेंस है और इस शो को करने का मकसद भी यही है कि जो यूथ्स हैं, जो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस फील्ड में आगे बढ़ना है और कहीं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं जो उनके इंटरेस्ट एरिया का है भी नहीं और फिर वो उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं। लेकिन जो आपने बातें कहीं जिनको थोड़ा-सा लगता है कि एक्टिंग भी करें, थिएटर भी करें, कुछ बड़े पर्दे पे आएँ या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, आपकी बातों को सुनकर उन यूथ्स को काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा होगा और वो लोग भी जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मन बना रहे थे इस फ़ील्ड में, वो भी एनकरेज होंगे, इस फ़ील्ड में भी आगे देखना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने काफ़ी अच्छी-अच्छी बात हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम विश करते हैं कि आपने डेनमार्क का सफ़र किया और भी दुनिया के अलग-अलग देशों में जाएँ, थिएटर पर्सनैलिटीज़ के साथ आप मिलें और इंडिया को भी ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे रिप्रेज़ेंट करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शाकिर तस्नीम साहब। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफ़ॉर्म पे, शुक्रिया। मुझे ये उम्मीद है, यूँ कहें पूरा यकीन है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी। अगर आप इस फील्ड में करियर परस्यू करना चाहते हैं तो डॉक्टर शाकिर तस्नीम की कही हुई बातों को आप फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगर इंटरव्यू पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को दूसरों से शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर नए हैं चैनल पर, साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे इंटरव्यूज़ जब भी इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सही समय सही वक्त पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।